हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टाइम मैनेजमेंट। अगर आप लोगों ने आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस देखा है तो उसके अंदर आपके एक टॉपिक दिया हुआ है टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। तो उसके अंदर जो टाइम मैनेजमेंट है उस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे आज की अपनी इस क्लास के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक टाइम मैनेजमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी बेहतर हो सके। यहाँ हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट, टाइम जैसा कि हम सब जानते हैं, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? समय व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि जहाँ जहाँ पर मैनेजमेंट वर्ड आता है वहाँ वहाँ पर हम क्या करेंगे? हम वहाँ पर प्लानिंग करेंगे, हम वहाँ पर कंट्रोलिंग करेंगे, हम वहाँ पर इवेल्युएशन करेंगे। यानी कि जहाँ जहाँ मैनेजमेंट वर्ड आएगा वहाँ वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी इस टॉपिक के अंदर भी हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में जब पढ़ेंगे तब उसके भी स्टेप्स जो है वो हम देखेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले हमें ये जानना है कि टाइम होता क्या है, समय होता क्या है। यानी कि कुछ बेसिक जानकारी, जैसे समय क्या है, समय की क्या विशेषताएं होती है, समय की क्या अवधारणा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आपके, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा चुके हैं पहले भी। इसलिए हमें पहले जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में इर्द गिर्द जो छोटी छोटी बातें हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट में, टाइम यानी कि टाइम क्या है, समय क्या है, हमने पढ़ा था रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने पढ़ा रिसोर्स कितने तरह के होते हैं। जो रिसोर्सेज है वो कितने तरह के होते हैं? दो तरह के हमने पढ़े थे। कौन कौन से? ह्यूमन रिसोर्स और नॉन ह्यूमन। नॉन ह्यूमन, यहां पर जब ह्यूमन रिसोर्स हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था एनर्जी, नॉलेज, स्किल, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें। और नॉन ह्यूमन में हमने क्या पढ़ा था? टाइम, मनी और जो भी हमारे पास जो भी अवेलेबल संसाधन है वो सारे। तो अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम क्या है? हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। यानी कि समय क्या है? एक हमारे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी कि टाइम क्या है? गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संसाधन। महत्वपूर्ण संसाधन यानी कि रिसोर्स। जैसे कि हम सब जानते हैं जो समय है उसको हम मिनट में, सेकंड में, घंटों में, दिन में, सप्ताह में, महीने में, वर्ष में काउंट करते हैं। तो जो समय है वो क्या है? गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्या है? संसाधन है। ये जो संसाधन है ये गृह व्यवस्था का एक एकीकृत संसाधन है। एकीकृत, जिसको हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड। एकीकृत संसाधन है। एकीकृत का मतलब क्या है? यानी कि एक चीज के साथ बाकी चीजों को भी इंक्लूड करना। जैसे कि अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड संसाधन की, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं टाइम की यूटिलाइज की, यानी कि अगर समय का उपयोग हो रहा है, अगर समय का उपयोग हो रहा है तब वहां कौशल, धन, ऊर्जा आदि का भी उपयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि जो टाइम है वो क्या है? एक इंटीग्रेटेड रिसोर्स है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स कैसे है? जैसे मान लो कि आप कोई एक टॉपिक तैयार कर रहे हो, एक टॉपिक आप रीड कर रहे हो या एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उस टॉपिक को आप तैयार कर रहे हो, तो उसके अंदर जो आपने टाइम यूटिलाइज किया है उस टाइम के साथ साथ आपके और कौन कौन से रिसोर्सेज उसमें इंक्लूड हुए? भाई आपने अपना टाइम दिया है, उसके साथ साथ आपने अपनी उसमें एनर्जी भी लगाई है, आपने उसको पढ़ने के लिए
जो भी प्रयास किए हैं, तो वो सारे रिसोर्सेज भी टाइम के साथ इंक्लूड है। यानी कि जहां जहां पर टाइम का यूटिलाइजेशन होता है उसके साथ जो दूसरे रिसोर्सेज है उनका भी यूटिलाइजेशन साथ के साथ होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टाइम, तो टाइम क्या है? एक ग्रह व्यवस्था का महत्वपूर्ण संसाधन है। ये एक एकीकृत संसाधन है। एकीकृत क्यों है? क्योंकि अगर समय का उपयोग हो रहा है तब वहां पर कौशल, धन, ऊर्जा आदि का भी उपयोग होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। जो भी मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैडम नोट्स मिल जाएंगे क्या? तो अगर नोट्स की बात करूं तो यहाँ पर जो मैं मेंशन करवा रही हूँ उसके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो कि आपके जब एग्जाम के पास वाले दिन हैं उनमें रिवीजन के काम आएंगे। तो स्टूडेंट इसको देख लीजिए आप। इसके बाद में अगर हम बात करें तो समय जो है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम, समय की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं समय की, वो हम जान लेते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि टाइम जो है वो लिमिटेड है। समय की विशेषताएं, समय की विशेषताएं। अगर हम बात करें समय की विशेषताओं की, तो जो समय है वो क्या है? समय एक अमूर्त। अमूर्त किसको कहेंगे? हम यहाँ पर दो चीजें पढ़ते हैं, एक अमूर्त और एक मूर्त। मूर्त यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसका आकार प्रकार कोई डिजाइन होता है। लेकिन जो अमूर्त है वो क्या है? जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसका कोई आकार कोई शेप होता नहीं है। तो समय क्या है? एक अमूर्त यानी कि इनटेंजिबल संसाधन है। समय क्या है? एक अमूर्त यानी कि इनटेंजिबल संसाधन है, इनटेंजिबल रिसोर्स है। क्योंकि जो समय है उसको हम ना तो देख सकते हैं ना हम उसको छू सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। अगर हम बात करें समय की, तो समय जो है वो सबके पास सीमित मात्रा में होता है। समय की मात्रा सीमित होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं, सीमित होती है कि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं और इस दुनिया में हर एक इंसान को एक दिन में 24 आवर्स ही मिलते हैं। ना ही किसी को कम मिलते हैं, ना ही किसी को ज्यादा मिलते हैं। बस डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग पर कि वो जो उसको समय मिला है उस समय को कितना अच्छे तरीके से मैनेज करे, कितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे कि वो अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और उसके पास खाली समय भी बच जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समय की जो मात्रा है वो क्या होती है? सीमित होती है। समय सभी को समान रूप से उपलब्ध है। समय सभी को समान रूप से उपलब्ध है, यानी कि सबके पास एक जितना समय है। ना ही किसी को कम समय मिला है, ना ही किसी को ज्यादा समय मिला है। समय हमेशा चलता रहता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। हम सुनते हैं ना कि हमें कई बार अगर हम हमारा जो टाइम है वो वेस्ट कर देते हैं, तो कई बार हमें जो भी प्रबुद्ध जन लोग हैं वो हमें कहते हैं कि समय को व्यर्थ मत करो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो आप लोगों को भी जो एग्जाम टाइम है उसका इंतजार किए बिना आपको क्या करना है? अभी से बहुत अच्छी मेहनत करनी है, बहुत ही लगन के साथ तैयारी करनी है, ताकि आप अपने इस टाइम का, जो आपको बहुमूल्य टाइम मिला है, उसका यूटिलाइज कर सको। और अगर आप इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लोगे, अपना जो सिलेबस है उसको एक एक दो बार रिवाइज कर लोगे, तो एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और परीक्षा हॉल में जब बच्चे पर एक प्रेशर होता है एग्जाम का, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपका 3-4 बार रिवीजन हो गया है, तो आपका वो प्रेशर भी नहीं होगा और उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बना रहेगा और आप लोगों का एग्जाम अच्छा होगा और आपका जो उस भर्ती के अंदर सिलेक्शन भी होगा। ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आप लोगों को भी क्या करना है? अपने समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। आपके पास अभी टाइम है, आपका एग्जाम जून लास्ट में, जुलाई स्टार्टिंग में है, तो आपके पास अभी मार्च एंडिंग होने वाला है, अप्रैल मई, आप मान के चलो 2.5 महीने हैं लगभग आपके पास। तो इन 2.5 महीनों का इस तरह से आपको एक प्लानिंग बना लेनी है, एक इस तरह से आपको जो टाइम है उसको बांट लेना है कि मुझे कौन से टाइम पीरियड में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है,
तो जो आपके सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट जो है उनको आप लिख सकते हो कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतने दिन देने हैं, इस सब्जेक्ट को इतने दिन, इस सब्जेक्ट को इतने दिन। इस तरह से एक एक बार उसका जो थोरो स्टडी है वो कर लीजिए, यानी कि जो सिलेबस है उसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप उसी टाइम क्या करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। कुछ चीजें अगर आपको लगता है कि ये चीजें मुझे बार बार पढ़नी है, तो उनको आप शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख सकते हो, और उसके बाद में जो आपने अंडरलाइन किया है फिर नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो, तब उस अंडरलाइन वाले को फटाफट रिवाइज करो। एंड देन जो लास्ट में जब एग्जाम का बिल्कुल एग्जाम समीप आ जाएंगे, टाइम आपके पास कम रहेगा, तब आप जो अंडरलाइन किए हुए जो पॉइंट्स है उनको प्लस जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करो। तो इससे आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर होगी। तो चलिए देखते हैं हम, जो समय है वो क्या है, हमेशा चलता रहता है। समय हमेशा चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता है समय। आपने देखा होगा घड़ी जो है जब तक उसमें सेल खत्म नहीं हो जाता तब तक वो चलती रहती है। अगर उसमें सेल भी खत्म हो जाए तब भी समय जो है वो अपना वो चल रहा है। अपनी घड़ी जरूर बंद हो सकती है लेकिन समय जो है वो रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। और अगर बात करें तो समय को हम भविष्य के लिए बचा नहीं सकते। समय को भविष्य के लिए बचाया नहीं जा सकता, बचाया नहीं जा सकता। जैसे अगर हम बात करें मनी की, तो जो धन है उसको हम हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी जो फ्यूचर में जो नीड है या जो भी हमारे कुछ भी कार्य होते हैं या हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनके लिए हम बचाते हैं, हम सेविंग करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जो समय है ये एक ऐसा संसाधन है जिसको हम बचा नहीं सकते हैं भविष्य के लिए। अगर ये समय एक बार हमारे हाथ से निकल गया तब ये समय दोबारा वापिस नहीं आएगा। तो जो समय है उसको भविष्य के लिए बचाया नहीं जा सकता है। समय अपने आप में, समय का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति द्वारा उस समय में किया गया महत्वपूर्ण कार्य समय को मूल्यवान बनाता है, समय को मूल्यवान बनाता है। यानी कि जो समय है उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि जो टाइम है उसका अपना कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर जो टाइम हमें मिला है उस टाइम के अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट काम किया है वही जो टाइम है वो हमारे टाइम को जो क्या है वो मूल्यवान बनाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को ये टाइम मिला है तैयारी करने का, अगर आप इसमें बहुत बेहतरीन तैयारी करते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, मूल्यवान हो जाएगा। और अगर आप इस टाइम पीरियड में इतनी बेहतर तैयारी नहीं कर पाते हो और आपका सिलेक्शन से आप अगर वंचित रह जाते हो तो इस टाइम की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो जो समय है उसका अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति है उस समय में जो भी महत्वपूर्ण कार्य करता है वो ही समय को क्या बनाता है, मूल्यवान बनाता है। नेक्स्ट है, समय की कोई सीमांत उपयोगिता नहीं है, समय की कोई सीमांत जिसको हम कहते हैं मार्जिन, सीमांत उपयोगिता नहीं है। समय की कोई सीमांत उपयोगिता नहीं है, इसके उपयोग का कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है, इसके उपयोग का कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं। यानी कि जो आपको समय मिला है
उस समय को आप कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हो, इसकी कोई मार्जिनल जो उपयोगिता है वो नहीं है। यानी कि ये ऐसा डिसाइड नहीं है कि जो 24 आवर है उनमें से आपको 5 आवर ही यूज करने हैं या 10 आवर ही यूज करने हैं। आप चाहो तो आप 24 के 24 आवर ही यूटिलाइज कर सकते हो। ये आपकी कैपेसिटी पर, आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए समय की कोई सीमांत उपयोगिता नहीं है और ना ही इसकी कोई सैचुरेशन पॉइंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समय का उपयोग सीधे अन्य संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करता है। समय का उपयोग क्या करता है? दूसरे साधनों के उपयोग को प्रभावित करता है। समय का उपयोग सीधे दूसरे संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करता है। यानी कि अगर आप जो आपके पास जो टाइम है, मान लो 1 घंटे के अंदर जो काम 1 घंटे के अंदर होने वाला है, अगर आप उसको 4 घंटे में करते हो तो आपकी उतनी ही ज्यादा एनर्जी, उतना ही ज्यादा जो मनी है वो भी उसमें जाएगा। तो अगर आप समय का उपयोग करते हो तो उसके साथ साथ सिर्फ समय का ही उपयोग नहीं होता है, बल्कि जो दूसरे संसाधन है उनका उपयोग भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समय के आवंटन का व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव होता है। समय के आवंटन का समय के आवंटन का व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव होता है। कैसे? कि आपको जो टाइम आवंटित किया गया है, जो टाइम आपको दिया गया है, उस टाइम का यूज करके आप अपने जीवन की जो गुणवत्ता है उसको सुधार सकते हो। अगर हम देखें तो ये थे हमारे पास समय की कुछ विशेषताएं, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो समय है वो लिमिटेड होता है और समय को भविष्य के लिए बचाया नहीं जा सकता है। समय जो है वो एक इंटेंजिबल रिसोर्स है। समय का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता है, बल्कि उस टाइम पीरियड में जो भी काम किसी व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण काम किया जाता है उससे जो समय है वो मूल्यवान बनता है। समय की अपनी कोई सीमांत उपयोगिता नहीं है, ना ही इसके उपयोग का कोई सैचुरेशन पॉइंट है। समय का उपयोग करने से सीधे दूसरे संसाधनों के उपयोग को भी प्रभावित करता है। समय के आवंटन का व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव जो है वो पड़ता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक कार्मियर जो है वो एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने समय प्रबंधन की एक डेफिनेशन दी है और उस डेफिनेशन को हम देखते हैं। कार्मियर विद्वान ने समय प्रबंधन की डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है कि समय प्रबंधन, कार्मियर ने समय प्रबंधन को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया है कि जो कोई भी काम है वो कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, इस पर नियंत्रण करना। यानी कि आपको कोई भी काम दिया जाता है, उस काम को आप कैसे करोगे, क्यों करोगे, कब करोगे,
इस पूरी प्रक्रिया पर आपका जो नियंत्रण है, यानी कि जो भी आपने किसी भी काम के लिए जो प्लानिंग बनाई है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप जो काम करते हो वही क्या है, हमारा समय प्रबंधन कहलाता है। मान लो कि आपको किसी भी काम को करने के लिए 2 दिन दिए जाए। अब उन 2 दिन के अंदर आप उस काम को किस तरह से और कैसे उसको जो है आप पूरा करोगे, तो वो जो आप क्या करोगे उसके लिए, कैसे करोगे, क्यों करोगे, कब करोगे, तो ये सारी चीजें जो है इसकी प्लानिंग करोगे और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग इस काम को आप 2 दिन में कंप्लीट कर दोगे। इस पर नियंत्रण पाना ही क्या है, आपका समय व्यवस्थापन जो है वो कहलाता है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समय की धारणा। समय की धारणा अलग अलग लोगों के अनुसार जो समय है उसकी अलग अलग धारणाएं जो है वो दी गई है। अगर हम बात करें धारणाओं की, तो पहली है रैखिक पृथक्करणीय धारणा। पहली है रैखिक पृथक्करणीय धारणा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, लीनियर सेपरेबल परसेप्शन। लीनियर सेपरेबल परसेप्शन, इसके अंदर होता क्या है, जो लीनियर सेपरेबल परसेप्शन है इसके अंदर समय जो है अतीत से भविष्य में फैलता है। इसके अकॉर्डिंग समय जो है, समय अतीत से भविष्य में फैलता है, यानी कि रैखिक, या जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रैखिक, यानी कि रेखा में इस तरह से चलता है। जो समय है अतीत से भविष्य में इस तरह से चलता है, एक रेखा के माध्यम से एक रैखिक क्रम में चलता है। इसी धारणा को, इसी अवधारणा को हम क्या कहते हैं, रैखिक पृथक्करणीय धारणा, या इसको हम लीनियर सेपरेबल परसेप्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर धारणा की बात करते हैं तो नेक्स्ट आती है आपके वृत्ताकार धारणा। वृत्ताकार धारणा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सर्कल परसेप्शन भी, सर्कुलर परसेप्शन भी कह सकते हैं, सर्कुलर परसेप्शन। इसके अंदर, इसके तहत, यानी कि ये जो धारणा है इसके तहत क्या कहा गया है कि जो घटनाएं हैं, घटनाएं एक चक्रीय क्रम में पुनरावृत्ति होती है। घटनाओं की एक चक्रीय क्रम में पुनरावृत्ति होती है, यानी कि कुछ इस तरह से, जैसे मान लो ये घटना हुई और ये घटना फिर कुछ टाइम पीरियड बाद में वापस रिपीट होगी, तो इस तरह से एक जो सर्कल बनता है उसको हम कहते हैं वर्ताकार धारणा, यानी कि घटनाओं के एक चक्रीय क्रम में पुनरावृत्ति होती है। जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो इतिहास है वो अपने आप को दोहराता है, तो वो क्या है, वो एक समय की कौन सी धारणा है, वर्ताकार धारणा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रक्रियात्मक धारणा। प्रक्रियात्मक धारणा, जिसको हम कह सकते हैं प्रोसीजरल परसेप्शन। अगर हम प्रक्रियात्मक धारणा की बात करें तो यहां हम ये देखते हैं कि कुछ लोग समय की बजाय प्रक्रिया से प्रेरित होते हैं, यानी कि इसमें समय की बजाय जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया से प्रेरित, यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा उस टाइम पीरियड में कोई काम किया गया है, तो वो जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है, वो समय महत्वपूर्ण नहीं है, वो प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर समय की बजाय जो प्रक्रिया है उससे जो प्रेरित होते हैं वो लोग कौन सी धारणा को अपनाते हैं, प्रक्रियात्मक या प्रोसीजरल परसेप्शन को अपनाते हैं। तो ये थी आपके जो समय है उसकी 3 धारणाएं जो कि आपको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं समय का माप, यानी कि मेजर ऑफ टाइम। अगर हम बात करें जो समय है उसको हम किन किन माप के आधार पर देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ माप दिए गए हैं हमारे पास समय के,
जिनको हम देखते हैं यहाँ पर समय का माप। घड़ी का समय, सबसे पहले आता है घड़ी का समय, यानी कि जो समय है, समय को सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष आदि में मापा जाता है। इसके लिए घड़ी या घड़ी जैसे अन्य उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और इसे क्लॉक टाइम कहते, यानी कि यहाँ पर जो घड़ी का समय है वो क्या है, इसको या तो घड़ी से या फिर घड़ी की तरह के कोई अन्य उपकरण होते हैं उनकी सहायता से इसको मापा जाता है। और इसको हम घंटों, मिनटों, सेकंडों, महीना, दिन में नाप सकते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, घड़ी का समय, या फिर इसको हम क्लॉक टाइम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैविक समय की, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम बोलते हैं जैविक समय। जैविक समय या फिर हम इसको बायोलॉजिकल टाइम भी कह सकते हैं। हर एक मनुष्य में जो है वो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो कि हमारे जितने भी आंतरिक जो क्रियाएं होती है उनको दर्शाया जाता है इसके माध्यम से। शरीर के भीतर आंतरिक क्रियाओं को दर्शाया जाता है, जैसे सोना, जगना, भूख लगना। इसके अलावा जो भी हमारी इंटरनल प्रोसेस होती है, जैसे कि जब बच्चा है जन्म लेता है तो छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है और फिर लास्ट में वो वृद्ध अवस्था में आ जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो किस में आ जाएगी, आपके जैविक समय में आ जाएगी। यानी कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसकी जो आंतरिक क्रियाएं हैं उनको इस समय के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे कि हमारा जो सोने का टाइम है, उस टाइम हमें नींद आने लग जाएगी। सुबह जिस टाइम हम रोज जगते हैं तो उस टाइम हमारी नींद जो है वो अपने आप खुल जाएगी। जिस टाइम हम खाना खाते हैं उस टाइम हमें भूख लग जाएगी। और ये ह्यूमन बीइंग भी नहीं, बल्कि जो भी जो एनिमल होते हैं उनमें भी ये जो आंतरिक जैविक समय है या जैविक जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो भी पशु वगैरह होते हैं, तो जिस टाइम उनके खाने पीने का टाइम होता है तो उस टाइम वो जो है वो अपना खाने पीने का करते हैं, और उसके बाद में जो उनका रेस्ट टाइम है उस टाइम वो रेस्ट करते हैं। तो इस तरह से आपने अगर जो है अगर किसी के घर में पशु रखते हैं तो वो इस चीज को अच्छे से समझ सकते होंगे कि सुबह जो है उनके पशुओं के खाने का टाइम होता है, तब वो जो है वो आवाज करने लग जाते हैं। फिर जब वो उनके खाने पीने का सब हो जाता है उसके बाद में वो रेस्ट अपना करते हैं। उसके बाद में जब शाम को उनका वापस टाइम होता है तो उस टाइम वो वापस से आवाज करने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारी जो जैविक समय है वो चलता रहता है। हमारी शरीर के भीतर जो आंतरिक क्रियाएं होती है उनको इसके माध्यम से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक समय की। मनोवैज्ञानिक समय, जो मनोवैज्ञानिक समय है वो क्या होता है, ये जो समय बीतने की जागरूकता को दर्शाता है। यानी कि समय बीतने की जागरूकता को दर्शाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति
उत्साही होगा, किसी भी कार्य के लिए कोई व्यक्ति अगर उत्साही होगा तो उसको लगेगा कि जो समय है वो तेजी से चल रहा है होगा, तो उसको लगेगा कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है, लेकिन कोई आलसी व्यक्ति होगा तो उसको लगेगा कि समय धीरे चल रहा है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जो मनोवैज्ञानिक समय है वो समय बीतने की जागरूकता को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति उत्साही होगा तो उसको लगेगा कि जो समय है वो बहुत तेजी से निकल रहा है, लेकिन अगर कोई आलसी व्यक्ति होगा तो उसको लगेगा कि समय धीरे चल रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे कि जो एक स्टूडेंट है उसके जो एग्जाम जैसे जब भी अपना सेशन शुरू होता है तो हमें लगता है कि अभी तक तो पूरा साल पड़ा है हमारे पास, लेकिन जो बच्चा पढ़ने में एक्टिव है और बहुत इंटेलिजेंट भी है और अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता है, उसको ये लगता है कि जो साल है वो बहुत जल्दी निकल जाएगा, इसलिए वो टाइम की स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करता है और लास्ट में वो बच्चा बहुत बेहतरीन अंकों के साथ जो है वो उत्तीर्ण भी करता है परीक्षा। लेकिन जो बच्चे आलसी होते हैं या जिनको समय की कीमत पता नहीं होती है, वो बच्चे क्या कहेंगे, अभी तक तो सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी तो पूरा साल पड़ा है, फिर अभी तो एग्जाम में इतने दिन पड़े हैं, अभी तो एग्जाम में इतने महीने पड़े हैं। तो इस तरह से उनको लगता है कि इतने दिन इतने महीने, जबकि जो पढ़ने वाला है, जैसे मान लो अगर आपने फील किया होगा इस टाइम पीरियड के दौरान जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो, आपका एक दिन निकलता है, एक घंटा, एक सेकंड भी निकलता है तो आपको यूँ लगता है कि दिन तो भागे जा रही है, एग्जाम के दिन बहुत पास आते जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हो। वहीं पर अगर तुम लोग इतनी तल्लीनता से तैयारी नहीं करते तो तुम्हें लगता कि अभी तो 2.5-3 महीने पड़े हैं, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। तो ये जो चीज है इसको हम कौन सा समय कहते हैं, मनोवैज्ञानिक समय कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी अपनी आज की क्लास जिसके अंदर हमने पढ़ा समय मैनेजमेंट, जिसमें समय क्या होता है, समय की क्या विशेषताएं होती है और समय की क्या अवधारणा है। इसके अलावा जो समय है वो उसका माप किन किन रूपों में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट और जो टाइम मैनेजमेंट है उसकी कुछ स्टेप्स होते हैं उनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।